जय हिंद। आइए अभी हम जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का ऑप्शनल सब्जेक्ट ठीक है का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करके हम समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और गए हैं। तो यह जो है 1995 का जो है क्वेश्चन पेपर है। पेपर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यह पेपर 2 का है। सेक्शन ए भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यह सेक्शन बी है। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत फिर 4 प्रश्न है, ए, बी, एन, सी एंड डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमें 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतराल में आंसर लिखने हैं और इसमें 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1, comment on any 3 of the following in 200 words each। क्वेश्चन नंबर 1A, इंडिया एंड द WTO। भारत और WTO। भारत और WTO कहने का मतलब है कि भारत, एक तो देखो WTO सिर्फ अगर रहता, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही रहता तो आप सिर्फ WTO के बारे में लिखते, लेकिन भारत के कंटेक्स्ट में WTO का क्या रोल है, किस प्रकार से WTO जो है नॉर्दर्न नेशन या जितने भी वेस्टर्न नेशन हैं उसके पक्ष में अधिक रहती है, भारत के क्या क्या कंसर्न है WTO से संबंधित, और WTO में भारत कौन कौन से इश्यूज और मुद्दे उठाते रहते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको लिखना है। याद रखना, सिर्फ WTO रहता है तो आप WTO के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। इंडिया एंड WTO है, मतलब भारत के कंटेक्स्ट में WTO का क्या रोल है, क्या क्या भारत के कंसर्न है, क्या क्या इश्यूज हैं और किस प्रकार से WTO का अब तक भारत के डेवलपमेंट में योगदान दिया है, या जो भी सारी चीज़ें हैं, ट्रेड वगैरह में किस प्रकार से फैसिलिटेटिंग मैकेनिज्म अपनाया, किस प्रकार से 1991 में जो है वो दबाव दिया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 1B, काउंसिल फॉर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, काउंसिल फॉर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन फॉर एशिया पैसिफिक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। इसको आप जो है फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, इसको जानो और लिखो, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली चीज़ है नहीं। रसिया नाटो एंड रसिया, इसको बारसा पैक्ट वर्सेस नाटो भी कह सकते हो। अभी भी दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है ना। नाटो को कौन सपोर्ट कर रहा है भाई, और यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है, नाटो कर रहा है। तो नाटो, और क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो में सम्मिलित होना चाहता था और रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो में सम्मिलित ना हो। ठीक है, तो रसिया और वर्सेस नाटो, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो मुख्यतः एक प्रकार का सैन्य संगठन है, 40 से भी अधिक राष्ट्र हैं इसमें, जो कि अमेरिका के द्वारा लीड किया जाता है। अमेरिका और जितने भी डेवलप्ड नेशन है, यह शीत युद्ध के दौरान ही इसे बनाया गया था और नाटो अभी भी है। वार्सा पैक्ट की संधि भले ही निरस्त हो गई, लेकिन रसिया स्टिल अ मेजर सुपर पावर। ठीक है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मिलिट्रली स्टिल रसिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। ठीक है, तो रसिया वर्सेस नाटो का जो मैटर है, अभी सीधे नाटो की जगह यूक्रेन लिख दो और रसिया लिख दो, तो चेप दो इस क्वेश्चन। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसका आंसर लिखना है। अब हम पढ़ लेते हैं 1D, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी। देखो, कोई भी एक विदेश नीति जब निर्धारित किया जाता है, जब किसी भी राष्ट्र का हो, भारत हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, चाइना हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, एनी नेशन, जहाँ कहीं भी अगर उस देश की विदेश नीति बनती है तो कई एक सारी डिटर्मिनेंट फैक्टर होते हैं। जैसे उस देश का हिस्ट्री क्या है, उस देश की आइडियोलॉजी क्या है, जो सरकार अभी आई है उस देश में, उस गवर्नमेंट और उस पर्सनल व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में भी फॉरेन पॉलिसी निर्धारित किया जाता है। जियोग्राफिकल, कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, बहुत सारे ऐसे फैक्टर और डिटर्मिनेंट्स और तत्व ध्यान में रखे जाते हैं जब विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 1D में कि आर्थिक जो तत्व हैं वो चाइना के क्या आर्थिक तत्व हैं जब वो चाइना विदेश नीति बनाती है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, किस प्रकार से चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड है, किस प्रकार से वो इस कोविड-19 के दौरान जब पूरे के पूरे लॉकडाउन हुआ था, जो है इकोनॉमिक कह सकते हो कि सप्लाई चेन जो है थरभसा गई थी, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन वगैरह हो रहा था। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, कैसे चाइना जो है सस्ते माल सप्लाई करता है, कैसे जो है वो इकोनॉमिक ट्रैप में छोटे छोटे देशों को फंसाने का प्रयास करता है लोन देकर। बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक ठीक है डिटर्मिनेंट्स होते हैं
जब फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये आप लिखिएगा, क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एग्जामिन द इशू रेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिन्यूअल ऑफ एनपीटी बोथ बाय इट्स एडवोकेट्स एंड इट्स क्रिटिक्स। देखो, एनपीटी मतलब होता है नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, ये न्यूक्लियर से संबंधित है। आप लोगों को पता ही होगा कि न्यूक्लियर अपसार संधि है एक प्रकार से, कि न्यूक्लियर बम और परमाणु परीक्षण कोई और अन्य देश ना करे, इसके लेकर जो है जितने भी 5 नेशन हैं उन्होंने एक संधि किया था, एक एग्रीमेंट की थी कि हम लोग ने परमाणु परीक्षण कर लिया, लेकिन आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति परमाणु परीक्षण या कोई भी राष्ट्र परमाणु परीक्षण ना करे, इसके लिए वो कार्य करेंगे और जो भी करेगा उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। यही बातें इसमें कही जा रही है कि आखिर रिन्यूअल ऑफ एनपीटी, ठीक है, कुछ लोगों का कहना है और खास करके जो एनपीटी को बनाया कि भाई बताओ, अगर सब देश अगर परमाणु शक्ति संपन्न हो जाए तो एक दूसरे के साथ युद्ध में वो परमाणु बम का प्रयोग करेगा और इससे स्थितियां और डामाडोल हो जाएंगी, क्योंकि यह इतना विध्वंसकारी है कि अगर इस युद्ध के बावजूद कोई जीत भी राष्ट्र लेता है तो वो जीतने के लायक नहीं होगा, क्योंकि इसमें निर्दोष जनता की जो है मौतें हो जाती हैं। तो न्यूक्लियर परमाणु बम जैसा भी ईरान जो है हासिल ना करे, इसके लिए सभी देशों ने मिलकर उन पर सैंक्शन लगा दिया था। खास करके ट्रंप के एरा में आपने देखा ही होगा किस प्रकार से ईरान पे जो है प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया था तो उस वक्त भी भारत के ऊपर जो है सैंक्शन लगा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारत के भी कुछ कंसर्न है। भारत को कहता है पूरी दुनिया की आप जो है एनपीटी पे साइन करो। भारत कहता है कि भाई जिसने पहले परमाणु परीक्षण किए हैं वो अपने अपने परमाणु हथियार को ध्वस्त कर दो, नष्ट कर दो। बात समझ में आया क्या? मतलब जो हासिल कर लिया वो ये चाहता है कि दूसरा हासिल ना करे, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि भारत का 2 दुश्मन है। हम 2 फ्रंट वार के लिए हमेशा जो है हमें तैयार रहना होता है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान। इन दोनों राष्ट्रों के और भारत से कई बार युद्ध हो चुके हैं, तो इसको लेकर हमें परमाणु बम चाहिए था। बाद में ये बातें अमेरिका को समझाई गई तो अमेरिका वगैरह जो है धीरे धीरे समझा, लेकिन भारत के अभी भी कंसर्न है कि जिसने इतने परमाणु जखीरा बढ़ा लिया है या बना लिया है, पहले उसको अपने आप को ध्वस्त कर दे, तब तो बात समझ में आएगी कि भाई परमाणु अपसार संधि के आप बिल्कुल सिद्धांतों के साथ चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे दुश्मन देश के पास परमाणु संपन्न वो हो गए थे, चाइना ने कर लिया था परीक्षण, तो अब भारत के अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षण जरूरी था। और अभी भी भारत ने एनपीटी पे साइन नहीं किया है, इस चीज़ को याद रखना, बिकॉज भारत इसे कहता है कि इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। यह जो है कह सकते हो कि एक डिस्क्रिमिनेटरी जो है एक प्रकार से नीति है जो विदेशियों के द्वारा और ख़ास करके ऐसे वीटो पावर जो नेशन है उनके द्वारा अपनाई जाती है, ताकि जो है ना वो विश्व के सुपर पावर बने रहें और अन्य देश उनकी जो है गुलामी करते रहे। लेकिन भारत अपनी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। भारत अपनी जो है संप्रभुता को बचाने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए कोई भी, जैसे अटल जी ने कहा था ना कि दुनिया चाहे कितने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, आर्थिक सैंक्शन लगाए, भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकता। और अटल जी ने जो है कह सकते हो कि परमाणु परीक्षण के उपरांत मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये दहाड़ते हुए बोला था कि भारत ने अणु और परमाणु और हाइड्रोजन बम का परीक्षण जो है सफलतापूर्वक किया है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं कि इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, दैट इंडिया बैसिंग मतलब होता है जोर से मारना, बाय इट्स नेबरिंग कंट्री इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक टू देयर इंटरनल सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा कहा जाता है कि जो भारत का अन्य पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जो छिटपुट जो है मनमुटाव चलते रहते हैं या युद्ध जो होते रहते हैं, वह भारत की आंतरिक सामाजिक और आर्थिक कारणों से है। इस बात को आप समझो। इट इज सेड दैट द इंडिया बैसिंग है तो जोर से मारना, बाय इट्स नेबर, जब हमारे जो पड़ोसी हैं वो अगर हमारे को जो है काटने का प्रयास करते, काटने इन द सेंस हमसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है यह मैटर हमारी आंतरिक जो है सामाजिक और आर्थिक कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा होता है। ठीक है, अब इस कथन को, ये स्टेटमेंट है, इस कथन को फिर आगे समझो
कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पाक एंड इंडो श्रीलंका रिलेशन। इसे दो देशों के कंटेक्स्ट में हमें समझना है। पहला है इंडिया और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में, और दूसरा इंडिया और श्रीलंका के कंटेक्स्ट में। श्रीलंका वगैरह भी आप जानते ही हो कि तमिल वगैरह का इशू है, इंडियन तमिल का इशू है, ठीक है, LTT वगैरह का। और पाकिस्तान तो ये कुत्ते की पूंछ है, ये तो कभी सुधरता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इन दोनों कंटेक्स्ट में, भारत और पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका, मतलब भारत और श्रीलंका, इन दोनों परिप्रेक्ष्य में जो है कैसे भारत की आंतरिक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते। अब इस कंटेक्स्ट में आंसर देना है तो आपको इस कंटेक्स्ट में पहले भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझना होगा, ठीक है। आप देखोगे तो भले ही जो राजीव गांधी ने पीस कीपिंग फोर्स वगैरह श्रीलंका में भेजा, लेकिन वो इंडियन तमिल ही थे, और भारत के तमिल उनका समर्थन करते हैं। भारतीय लोग, हर भारतीय लोग, हम लोग भी करते हैं कि भाई जो है वहाँ के भारत के तमिल जो पूर्वज वहाँ जिनके चले गए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से भारत के जितने भी पाकिस्तान के साथ जो ये संबंध हैं हमारे, ये तो वहाँ की आर्मी और कह सकते हो इस्लामिक जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं उनके कारण से जो है ये विवाद फैलते रहता है, ठीक है। कि मैं जैसे भी देखो भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, सबने बोला अब धीरे धीरे रिश्ते सुधरेंगे, तो देखो यहाँ 3 हमारे सेना के जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, तो रिश्ते और क्या सुधरेंगे, और बिगड़ेंगे। तो वहाँ की परिस्थितियाँ जो है, कौन सरकार चलाता है पाकिस्तान में, मुल्ला चलाता है, मौलवी चलाता है, कि मिलिट्री चलाती है, कि वहाँ की मिनिस्ट्री चलाती है, मतलब चुनी हुई सरकार, पता ही नहीं। खैर वो तो एक अलग इशू है, ठीक है। मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं हो जाता तब तक वहाँ इस क्षेत्र में, वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में कभी भी शांति स्थापना नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में कोई देश नहीं है, बल्कि एक आइडियोलॉजी है जो 10 लाख लोगों की लूट मार काट और कह सकते हो कि रेप और बलात्कार की नींव पर खड़ी है, और इसे जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है, देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता के लिए, और साथ साथ पूरे मानव समाज की मानवता के लिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि व्हाट इन योर ऑप्शन, ठीक है, व्हाट इन योर ऑप्शन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएस पॉलिसी इन साउथ एशिया स्टेटस को और पीसफुल चेंज। देखो हमारे पास क्या ऑप्शन होने चाहिए, खास करके ऑब्जेक्टिव। देखो यूएस की पॉलिसी होती है हर एक कंटिनेंट को लेकर, और कंटिनेंट में भी हर एक स्पेसिफिक एरिया को लेकर। जैसे यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी है वेस्ट एशिया को लेकर, ईस्ट एशिया को लेकर, साउथ एशिया को लेकर, चाइना को लेकर, नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, फिर अफ्रीकन कंटिनेंट को लेकर। तो हर एक रीजन को लेकर यूएस की पॉलिसी है, और यूएस कभी नहीं चाहता कि इंडिया तेज़ी से प्रगति करे, इसलिए यूएस भी पाकिस्तान का समर्थन करता है, इतना याद रखना, और अब तक करते आया है। अब भले पाकिस्तान अपना नया बाप चुन लिया है, वो चाइना है, लेकिन उसका पुराना बाप जो है अमेरिका ही था, ठीक है। ये चीज़ को समझो कि इन योर ऑप्शन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएस पॉलिसी इन साउथ एशिया स्टेटस को और पीसफुल चेंज, एग्जामिन द स्ट्रेटजीज एडॉप्टेड बाय वाशिंगटन इन द रिगार्ड। और किस प्रकार से यहाँ शांति स्थापना की जाए या पीसफुल चेंज हो, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं, ठीक है। अगर कभी भी देखोगे तो कश्मीर वगैरह का मैटर है, ये कई बार देखोगे तो अपने आप को जो वेस्टर्न नेशन समझते हैं कि हम इसमें मिलिट्री कर सकते हैं, जैसे ट्रंप साहब ने कहा था, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया कि आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, भारत सक्षम है, जिस दिन भी चाहेगा वो POK, अक्साई चीन दोनों वापस भारत में मिला लेगा, ठीक है। भारत के पास उतनी कैपेबिलिटी है, और आने वाले समय में ये सारी चीज़ें होंगी, तो विदेशियों को और ख़ास करके अमेरिका वगैरह या भी जो भी फॉरेन नेशन, उसको इतनी जो है इसमें हाई तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो लोग को लगता है कि हम ही सिर्फ कैपेबल हैं, ये लोग क्या कैपेबल रहेंगे, लेकिन उनके मन में ये भ्रम है और भ्रांति है, ऐसा उन्हें नहीं सोचना चाहिए। खैर साउथ एशिया को लेकर मैंने पहले ही बता दिया कि पहला जो पाकिस्तान का डड्डी था वो अमेरिका ही था। अभी भी जैसे वो फाइटर जेट वगैरह हो गया, लोन वगैरह तो खैर अब कम मिलने लगे हैं क्योंकि अब चाइना अधिक देने लगा है, ठीक है, नए पापा हैं। तो अमेरिका वगैरह जो है ना, पहले पाकिस्तान को खूब सपोर्ट करता था,
और अमेरिका का ऐसा मानना था कि इंडिया जो है रसिया के खेमे में है और हमारी रशिया के साथ बहुत ही प्रगाढ़ मित्रता है, टाइम टेस्टेड जो है हम लोग फ्रेंड हैं, ऑलवेज द टेस्टेड फ्रेंड हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ चला गया और अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करने लगा। खैर धीरे धीरे बातें अमेरिका को समझ में आया तब जब चाइना सुपर पावर बनने की दौड़ में है। अब उसको लग रहा है कि पाकिस्तान से हमारा काम नहीं चलेगा, तो वो भारत के साथ कई एक संधियों पर जो है विशेष ध्यान दे रहा है और भारत और अमेरिका के रिश्ते अभी अभी जो है ग्रोथिंग और इमर्जिंग रिलेशन पे है, जो है कह सकते हो कि हम और अपने रिश्ते को और अच्छा बना रहे हैं। दिन प्रतिदिन मेरी ऐसी आशा है कि पाकिस्तान को छोड़कर भारत और अमेरिका के रिश्ते और अच्छे हों, ताकि इस साउथ एशियन रीजन में शांति समरसता की स्थापना की जा सके और शांति जो है बहाल किया जा सके। और क्वाड वगैरह के बारे में तो आपको मालूम ही है कि कैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया और जो है कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये चारों मिलकर क्वाड वगैरह बनाए हैं। इंडो पैसिफिक की बातें चल रही है और बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिस पर जो है अमेरिका भारत का समर्थन करता है और भारत भी अमेरिका का समर्थन करता है। तो आज के लिए इतना ही। 1995 का पूरा क्वेश्चन हो गया। अगले हम नेक्स्ट वीडियो में 1996 का पेपर 1 सेक्शन ए समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।